नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव के लिए रविवार को मतदान होगा और इसी चरण में अयोध्या और प्रयागराज भी शामिल है। ऐसे में राम मंदिर मुद्दे के साथ ही आस्था की परख भी इस चरण में होगी और वहीं अमेठी में गांधी परिवार की सियासत और प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की ताकत की परीक्षा भी होगी। कौशाम्बी की सिराथू सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैदान में है तो उनके मुकाबले में अपना दल कामेरावादी की पल्लवी पटेल पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इस चरण में कुल 692 प्रत्याशी हैं। पांचवें चरण की 61 सीटों में 46 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी और 5 सीटें सपा के खाते में गई थी। 3-3 सीटें बसपा और अपना दल ने जीती थी, 2 कांग्रेस और साथ ही 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। ऐसे में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती बीजेपी के सामने होगी, तो वहीं बाकी दल अपने पुराने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए लड़ेंगे। इस चुनाव में कई दिग्गजों की परीक्षा होगी। अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस का ये किला 2017 के विधानसभा चुनाव में ढह गया। यहां से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 3 सीटें बीजेपी और 1 सपा ने जीती थी और इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी खुद यहां से हार गए। अब देखना होगा कि कांग्रेस यहां कुछ कर पाती है या फिर नहीं। वहीं अयोध्या की बात की जाए तो यहां की सभी 5 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी। इस बार तो बीजेपी राम मंदिर निर्माण को भी मुद्दा बना रही है। अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही बीजेपी की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। वहीं प्रतापगढ़ में राजा भैया अपनी ही पार्टी जनसत्ता दल से कुंडा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वे इस सीट को हमेशा जीतते रहे हैं। कहा जाता है कि प्रतापगढ़ में उनके ही इशारों पर सब होता है। हालांकि इस बार सपा ने उनके ही शिष्य रहे गुलशन यादव को टिकट दिया है। प्रतापगढ़ में ही रामपुर खास सीट से कांग्रेस की आराधना मिश्रा मैदान में है। वे तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं और इससे पहले उनके पिता प्रमोद तिवारी यहां से जीतते रहे हैं। कौशाम्बी की सिराथू सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ अपना दल की पल्लवी पटेल चुनावी मैदान में है। और इसके अलावा योगी कैबिनेट में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल नंदी भी प्रयागराज की सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी साफ है कि कल इन सबकी किस्मत पेटी में बंद हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले 5वें चरण के मतदान को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत दीपक जी आपका। अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता सुभाषपा से। रामकरण कश्यप जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से। और साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील कौशिक जी, आप ही के साथ में शुरुआत करूंगी। अगर पूर्वांचल की बात की जाए, पूर्वांचल की राजनीति की बात की जाए तो पश्चिम यूपी से बेहद अलग मुद्दे पूर्वांचल के रहे हैं। तो ऐसे में अब पूर्वांचल की सीटों पर इलेक्शन होना है, साथ ही उसमें कुछ अवध का क्षेत्र भी है। तो इन सीटों का विश्लेषण क्या कुछ कहता है? क्या लगता है कि जो बीजेपी ने 2017 में कमाल दिखाया था वो इस बार फिर से दोहरा पाएगी या फिर कुछ और पार्टियां ऐसी हैं जो कि अपना प्रदर्शन बेहतर करके सीटें जीत सकती हैं? देखो अमनदीप, समझना पड़ेगा कि 2012 और 2017 में दोनों बार जो सरकारें रहीं उस उत्तर प्रदेश में, 2012 में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की एक लहर थी। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने जो साइकिल यात्रा निकाली और इस प्रदेश के लिए एक नया चेहरा था, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कई बार प्रदेश की बागडोर संभाली। जब एक उनका जब पुत्र विदेश से पढ़ाई करके जब आता है तो दिखता है कि जनता के बीच एक नया चेहरा था और एक उमंग थी युवाओं में। किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बदलने की जो बात बार बार अखिलेश जी कह रहे थे अपने रैलियों के माध्यम से, तो इस प्रदेश की जनता ने और युवा ने एक लगाया था कि कहीं न कहीं निश्चित तौर से एक बदलाव होगा। 2017 में मोदी जी का चेहरा था, मोदी जी के नाम पर चुनाव 2014 का लड़ा गया। फिर उसके बाद 2017 मुझे लगता है पहला ही चुनाव था। तो जो बहुमतपूर्ण बहुमत 2014 के बाद मिला, निश्चित तौर से कह सकते हैं कि 2017 में मोदी जी का, लेकिन दोनों में अंतर था कि 2012 में जहां मुलायम सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा गया इस प्रदेश में, वहां अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और जिस तरीके से बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दोनों बार 2012 और 17 में जो मुख्यमंत्री रहे उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया।
ये बिल्कुल सत्य बात है। और एक उम्मीद थी जनमानस को कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा, लेकिन वो दोनों, यदि बदलाव होता, दिखता और जनता से कनेक्ट समाजवादी पार्टी की सरकार होती, ये समाजवादी पार्टी का दल होता, तो निश्चित तौर से 2017 में वो वापसी उसकी होती, लेकिन नहीं हुआ। तो जनता ने उनके कामों पर मोहर नहीं लगाई और जितनी उम्मीद जनता ने की थी, मुझे लगता है उस पर अखिलेश यादव जी खरा नहीं उतर पाए। 2017 में मोदी जी चेहरा थे, बाबा जी को बना दिया गया, लेकिन बाबा जी से जितनी उम्मीदें थीं, मुझे लगता है कि अब ये 2022 का निर्णय बताएगा कि बाबा जी के काम से इस प्रदेश की जनता खुश है या नहीं है। ये 10 मार्च को आएगा। लेकिन पांचवें जो चक्र की बात हो रही है, पांचवें चरण का जो चुनाव है, वो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि इन चारों चरणों के चुनाव से थोड़ा सा अलग है, मिक्सअप है थोड़ा सा। क्योंकि कहीं न कहीं पहले दूसरे में कहीं कहीं न जाटों का बाहुल्य था, फिर मुसलमान का बाहुल्य हुआ, फिर कहीं यादवों वाली बेल्ट का जिक्र आया। लेकिन ये ऐसे बेल्ट है जहां मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रभुत्व किसी जाति विशेष का या किसी धर्म विशेष का नहीं है। इसलिए थोड़ा सा लगता है कि मुझे अलग अन्य चक्रों के चरण के अलावा यहाँ का थोड़ा सा अलग है। लेकिन कहीं न कहीं इस क्षेत्र से जो प्रदेश की राजनीति में जो लोग निकल के आते हैं, मुझे लगता है वही एक क्षेत्र है। तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये पांचवें चरण में लगभग आधा दर्जन मंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी मुझे लगता है लगभग 8 मंत्री इस क्षेत्र से आते थे। दूसरी बात हम कहेंगे कि कहीं न कहीं जिस तरीके से सोनेलाल पटेल जी ने जो ओबीसी की राजनीति वहाँ शुरू की, कहीं न कहीं परिवार इसी क्षेत्र से आता है और दोनों, एक परिवार 2 भागों में बटा हुआ है। तो ये भी एक उनके लिए अग्नि परीक्षा होगी कि क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन एक पुत्री ने किया, दूसरी पुत्री ने भाजपा के साथ किया, क्या वो दोबारा उस पर मोहर लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सारी चीजें वीआईपी सीटें भी इसमें शामिल हैं और वो वीआईपी सीटें क्या कुछ कमाल दिखाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दीपक जी, आपका रुख करूंगी। पहले तो बीजेपी ने कमाल किया था, अब देखिए कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं, जिसके बाद में 5वें चरण की वोटिंग होनी है। कितनी उम्मीदें हैं जनता से आपको? देखिए अमनदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें जनता ने 2014 में भी आशीर्वाद देकर के पूरी की और 2017 में भी जनता ने आशीर्वाद देकर के उम्मीदों को पूरा किया और जिस तरीके से 2019 में भी की, निश्चित रूप से 2022 के अंदर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लेकर के 22 को उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। हर एक क्षेत्र में विकास की योजनाओं से, जो गरीब कल्याण की योजनाओं से, हर गरीब, शोषित, वंचित, दलित को योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। उस योजना के बल पर, उस विकास के मुद्दे के बल पर आज उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी है और जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। मैं अगर 5वें चरण की बात अगर अमरदीप जी करता हूं तो जिस तरीके से जब हम अयोध्या की क्षेत्र की बात करते हैं तो जहां भगवान राम बसते हैं और भगवान राम के क्षेत्र में जहां भगवान राम का आशीर्वाद जिसके साथ जाता है, निश्चित रूप से जीत उसकी सुनिश्चित होती है। दूसरा, अगर हम पूर्वांचल क्षेत्र में पूरा हम देखने की बात करेंगे तो जिस तरीके से आज अयोध्या के अंदर भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्य योजना की संरक्षण कर सकते हैं, वहीं बनारस के अंदर, काशी के अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां कॉरिडोर बना है। जिस तरीके से भव्यता में उस बनारस के अंदर इस भव्यता तैयार हुई है, जिस तरीके से पूरा काशी बम बम बोल रहा है और उस बम बम के साथ उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। ठीक, लेकिन दीपक जी 2017 की अगर बात कर ले तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई सारे मुद्दे ऐसे शामिल किए गए थे जो कि पूर्वांचल और अवध की जनता से सीधा सरोकार रखते थे, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। देखिए अमनदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। मैं एक बात और रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, मगर किसी ने अपने 5 वर्षों का कार्यकाल जनता के सामने रखने का काम नहीं किया। 5 वर्ष में उन्होंने जनता के लिए क्या करके दिया, किस योजना से जोड़ा, ये कभी किसी ने बताने का काम नहीं किया। दीपक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो सवाल मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जरूर करूंगी, हालांकि अभी जुड़े नहीं हैं, अगर जुड़ेंगे तो जरूर मैं उनसे भी सवाल करूंगी। लेकिन आप बीजेपी के कार्यकाल के बारे में बताइए ना, कि जो 5 साल पहले वादे किए गए थे, आवारा पशु एक देखिए बड़ा मुद्दा है उस क्षेत्र का, और साथ ही गन्ने की खरीदी भी किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। दोनों ही अभी बरकरार हैं, किसी तरह की कोई राहत नहीं देखी जा रही। देखिए अगर अमनदीप जी, अगर हम गन्ना किसानों की बात करेंगे तो जहां हमने देखा था 2012 से 17 तक केवल 96,000 लाख लोगों का गन्ना किसानों का भुगतान किया गया था, वहीं हम लोगों ने 86 लाख किसानों का करोड़ों का कर्ज, 36 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ करने का काम किया।
अगर हम गन्ना भुगतान के मूल्य की बात करते हैं तो 2017 में जैसे ही सरकार आते ही 10 रुपए का मूल्य बढ़ाया गया, उसके बाद 25 रुपए का मूल्य बढ़ाया गया। तो लगातार जिस तरीके से किसान हित की बात अगर हम करते हैं तो चाहे वो किसानों के हित के लिए किसान निधि की योजना हो, चाहे गन्ना मूलधन भुगतान की योजना हो, और लगातार जिस तरीके से किसान भाइयों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसी निर्णय के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस क्षेत्र में चुनावी है, मैं भी अभी लखीमपुर वाले चुनाव में भी रहा, तो इसके बाद इधर से अयोध्या में भी होकर के आया, तो जिस तरीके दीपक जी से संपर्क टूट गया है। अभिमन्यु जी आपका रुख करूंगी मैं, ठीक है दीपक जी, आगे मौका दूंगी आपको बोलने का। अभिमन्यु जी आप बताइए कि 2017 की बात करें तो कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, इस बार कितनी सीटों की उम्मीद है? अभिमन्यु जी से भी संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनके साथ में। रामकरण जी आपका रुख करूंगी कि कई सारी पार्टियों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है, तो आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, और साथ ही जिस वर्ग को लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, जिनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कितनी उम्मीदें आपको पूर्वांचल और अवध में? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि भारत के करोड़ों वंचित शोषित पीड़ित एससी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों की आवाज उठी है। देखिए अभी पहले तो रामकरण जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। संविधान के ठीक 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 बोलिए जी। बिल्कुल रामकरण जी मैं सुन पा रही हूँ, दर्शकों तक भी आपके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी और माननीय असुद्दीन ओवैसी साहब जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय वंचित समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण कश्यप, भारतीय मानव समाज पार्टी के रामधनी बिंद, जनता क्रांति पार्टी के कमलेश सिंह चौहान और अपनी पार्टी के पृथ्वीराज सिंह, ये सब लोग मिल करके हमारा एक नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो, देश में जो वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं उनको हक मिले। अभी तक भारतीय जनता पार्टी बड़े वादे करती रही है। जब 2014 का चुनाव आया, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तब एक बड़ी आशा थी कि मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे और किसानों की आय दुगनी करेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। तो वो कहीं कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एक बार जनता ने फिर से उन्हें चुना और 17 में भी योगी को भी चुन लिया। अब कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, न तो नौकरी मिली है, न तो हमारे बैकवर्ड SC/ST का हक भी मारा गया है। 69,000 भर्ती हुई थी तो उसमें हमारे लगभग 23,000 बच्चों का हक मारा गया, जो 20,000 तो बैकवर्ड के थे और 3,000 लगभग जो है SC/ST के थे, उनको जनरल को दिया गया। अभी और भी समस्याएं आई हैं, जैसे कि हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों को जो लेवी में जो अनाज जाना था, गेहूं और धान, इसमें SDM के थ्रू सब पैक्ट था, पूरी दलाली थी, करप्शन था, बंदरबाट था, किसानों का एक भी काम नहीं हुआ, किसानों का धान गेहूं नहीं गया लेवी में। मैं खुद इस बात का गवाह हूं, मैं फार्मर हूं, तो यहाँ भी भ्रष्टाचार था। रही बात यह है, मैं मछुआरा हूं, तो कश्यप निषाद और बिंद, केवट, मल्ला, रैकवार, माझी, मझवार, तुराव, सैनी, बिंद, कोलभिल, इनको माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने कहा था हम इनको आरक्षण देंगे, अनुसूचित जात का दर्जा देंगे। ये भी इनका वादा बिल्कुल झूठा रहा है। हालांकि इतना जरूर है, इन्होंने एक मछुआरा समाज के नेता को MLC बनाया, उसको सांसद बनाया, तो सिर्फ उनका भला किया है, न कि समाज का भला, कि समाज को तोड़ा है। समाज ने पहले इनको वोट दिया था, विश्वास किया था कि हमें आरक्षण देंगे ताकि हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति आगे बढ़ सके। रही बात असुद्दीन ओवैसी साहब की, मैं करना चाहता हूं, जहां मुस्लिम की आबादी 20% है, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग हैं, तो 20% मुस्लिम की आबादी है, वो हमारे साथ है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता माननीय असुद्दीन ओवैसी साहब। देखिए, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डरा करके वोट लेती रही कि मुसलमान भाइयों मेरा साथ दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तुमको मार डालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी
हिंदुत्व का नारा देती थी कि भारत के हिंदुओं तुम एक हो, नहीं तो हरा झंडा लग जाएगा लोग पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये दोनों लोग डरा करके लोगों को वोट जोड़ते थे। अब लोग जाग चुके हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी आपने देखा होगा पूर्वांचल में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और 20-20, 30-30 हजार लोगों की रैलियां हो रही, तो उसमें जनता ने, हम जो मुद्दे लेकर चल रहे हैं उससे मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमको आशीर्वाद देगी और हम सत्ता की ओर। ठीक है, अभिमन्यु जी आपका रुख करूंगी। जैसा कि इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि 2017 में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा काफी ज्यादा सक्रिय नजर आई हैं, तो कितनी सीटों की उम्मीद है कांग्रेस को? देखिए, नमस्कार, आप आवाज आ रही है आपको? मुझ तक आपकी आवाज पहुंच पा रही है, अपनी बात रखिए सर। जी, ऐसा है कि ये चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता चुनाव, इसमें कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ रहा है और हमारे विधायक भी बढ़ के आ रहे हैं। या तो हम किंग है या हम किंग मेकर बनने जा रहे हैं। जिस तरह से इनकी सरकार में किसानों का शोषण हुआ है, पूरे 5 साल शोषण हुआ है, गन्ना किसानों का आज भी बकाया नहीं मिला। जब ये विपक्ष में थे तब ये मांग करते थे सरकार से कि 450 रुपए कुंटल गन्ने का दाम हो। आज गन्ने का दाम 350 रुपए कुंटल है। 2017 के मैनिफेस्टो में इन्होंने वादा किया था कि इनकी सरकार बनेगी तो 100 यूनिट तक 3 रुपए के हिसाब से बिजली का बिल लिया जाएगा। इन्होंने 7.5 रुपए के बिजली का बिल अदायगी दी। इसके बाद यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का आता था, इन्होंने 5 किलो यूरिया चोरी किया, वो 45 किलो का। इसके अलावा आवारा पशुओं से किसान परेशान। इसके साथ साथ में इन्होंने किसानों के बैंक खातों से जबरन फसल बीमा के पैसे काटे और 1300 करोड़ रुपए इन्होंने बना लिए, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को दिला दिए और कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान को कोई फसल बीमा नहीं मिला। वो घोटाला इन्होंने किया किसानों के खिलाफ। इसके अलावा एमएसपी नहीं मिली। जब किसानों ने आंदोलन किया तो इन्होंने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली क्या के उन्हें कहा और उनके केंद्रीय मंत्री टैनी के बेटे ने किसानों का नरसंहार किया, उन्हें शहादत। आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसके अलावा चाहे रोजगार की बात हो, 3 साल से फौज की भर्ती चालू नहीं। जिस नौजवान की उम्र 20 साल थी आज 23 है, जिसकी 22 थी आज 25 है। उम्र निकलती जा रही है पर कोई वादा नहीं है। 100 में से 68 नौजवान उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। लगभग 80,000 एमएसएमई उद्योग उत्तर प्रदेश में नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के दौरान बंद हो चुकी है। रोजगार पूर्ण तौर पे घट रहा है और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि 150 रुपए की चाय की पत्ती 500 रुपए की हो। 250 रुपए का ड्राइविंग लाइसेंस 5500 रुपए का हो गया। स्टील महंगी, सीमेंट महंगा, ईंट महंगी, घर का राशन महंगा, नमक महंगा, दाल महंगी, 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का। वो सब इनकी सरकार में हुआ। महंगाई आसमान में पहुंच गई, रोजगार हाथ नहीं आ रहा। जनता इनसे नाराज है। ये अगर सचमुच में कुछ काम करते तो जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करते। आज लेकिन अभिमन्यु जी, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी तो महंगाई आसमान छू रही है, फिर आपको ऐसे में कहता है कि कांग्रेस पर भरोसा जताएगी उत्तर प्रदेश में जनता? देखिए, कांग्रेस ने कालाबाजारी नहीं करवाई। जिस तरह कोरोना काल में सब लोगों ने देखा गंगा में लाशें बहती देखी, आप बताइए कौन से प्रदेश में बहती हुई देखी? ऑक्सीजन सिलेंडर पे कालाबाजारी उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा हुई कि 1 लाख रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर बिका। 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में इन्होंने बेचा। वो इनकी सरकार में तो हुआ, बाकी आप बता दी किन सरकार में हुआ। इसके अलावा तानाशाही हुई है। जब विपक्ष के नेता कहीं पीड़ित पक्ष से मिलने जाते हैं तो ये उनको गिरफ्तार कराते हैं। प्रियंका गांधी जी को उन्होंने कई बार गिरफ्तार कराया। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में तो हुआ है। ठीक है, ठीक है। सुभाषपा से प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पीयूष मिश्रा जी। पीयूष जी, अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो सुभाषपा का काफी ज्यादा अच्छा वहां पर वर्चस्व देखा जाता है। समाजवादी पार्टी से आपने गठबंधन किया है, तो ऐसे में कितनी सीटों की उम्मीद यहां पर सुभाषपा को है और साथ ही जनता से अब कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं? क्योंकि देखिए कुछ घंटे ही अब शेष रह गए हैं, जिसके बाद में फिर मतदान होना है 5वें चरण का, और ये चरण बेहद खास माना जा रहा है। देखिए अमनदीप जी, 4 चरण हो चुके हैं। पहले चरण से 4 चरण की बात करें तो भाजपा का जो है तंबू जो है उखड़ चुका है, इनकी बिस्तरा गोल हो चुकी है। 5वें चरण में 12 जिले की 61 विधानसभा में चुनाव होने हैं और 692 प्रत्याशी इनके हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के आधे दर्जन मंत्री हैं और 40 विधायक के लगभग हैं टोटल जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं।
देखिए, अगर 5वें चरण की बात करें तो मैंने बताया 1 से 4थे चरण में इनकी क्या हसर हो चुकी है। किसानों के मुद्दों पर चाहे बात कर लीजिए, चाहे योगी और मोदी जी के ललका ताण की बात कर लीजिए, चाहे रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे कोरोना काल में हुई स्वास्थ्य सेवाओं की आपदा की बात कर लीजिए। और मजेदार बात यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी भी विधानसभा का चुनाव इसी 5वें चरण में है। जो कोरोना काल के समय घर पे बैठ के टीवी देख रहे थे और केंद्र वाले मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री मटर छिल रहे थे। तो इन बातों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया कि जो हम लोगों की बेसिक चीजें हैं, चाहे वो चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, जातीय जनगणना की हो, 300 यूनिट बिजली फ्री की हो, छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने की बात हो, इन सब बातों को लेकर हम विधानसभा में 5वें, 6वें और 7वें चरण में, जो कि हमारा मेन गढ़ माना जाता है पूर्वांचल का, चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, संत कबीर नगर हो, आपका बस्ती हो, देवरिया हो, सोहरतगढ़ हो, इस सब क्षेत्रों पे 5वें, 6वें और 7वें चरण के चुनाव में सुभाषपा सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार 18 सीटें हम लोगों को जो मिली है सपा के द्वारा, उन सब पे मजबूती से लड़ रहे हैं। और आप देखेंगे इनके जो आधा दर्जन मंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे जिस प्रकार पूरब की बात करें तो इनके कई मंत्रियों की जो है तंबू खसी प्रकार इनके देखिएगा, इनके कैबिनेट मंत्रियों के इधर जो आधा दर्जन मंत्री जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनकी भी विस्तृत गोल होने की बारी है। ठीक है, वो तो जनता फैसला कर देगी कि किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। और साथ ही जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, तमाम विपक्षी पार्टियां वही सारे सवाल खड़े कर रही है, उन्हीं बेसिक मुद्दों को लेकर सवाल कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान और जातीय जनगणना, इसी को लेकर बीजेपी तमाम बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है और साथ ही जनता में भी कहीं ना कहीं आक्रोश देखा गया है महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर। तो क्या कुछ कहिएगा? दीपक जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बार आप प्लीज चेक कीजिए क्या कुछ टेक्निकल इशू है। ठीक है सुनील जी, आपका रुख करूंगी। मैं कुछ अमनदीप, एक पीयूष जी से कुछ एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं। ठीक, जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं पीयूष जी, एक मुझे लग रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन था, वो मुझे लगता है एक सामाजिक न्याय समिति की जो मांग आपने की थी, उस पर एक कमेटी बनाई थी। जहां तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जी के बीच जो दिल्ली में बैठ के वार्ता हुई, उसमें तमाम आपके बड़े नेताओं ने, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो आरोप लगाया था कि पिछड़ों का सारा आरक्षण यादव ले गए, तो कहीं ना कहीं उस ओबीसी को 3 भागों में बांटने की बात हुई थी। उसी को लेकर के मुझे लगता है गठबंधन टूटा था। आज वो सामाजिक न्याय समिति की किसी रैली में या कहीं कोई मुझे सुनाई नहीं देती बात। गठबंधन भाजपा से था तो माननीय अमित शाह जी ने, तत्कालीन अध्यक्ष भाजपा ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से ये बात कहा था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। जो जब राजनाथ जी 2001 में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो अपने समय में लाए थे लेकिन लागू नहीं कर पाए थे। उसमें क्या था कि 7, 9 और 11 के अनुपात में पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े और अत्यधिक पिछड़े में आरक्षण का वर्गीकरण था। लेकिन जब भाजपा ने इन बातों को लागू करने से मना कर दिया, राघवेंद्र सिंह जो रिटायर्ड जज थे, उनके नेतृत्व में कमेटी भी बनी, और जब इन्होंने भाजपा ने जब कमेटी के बाद चूंकि मंत्रालय भी हमारे पास था, पिछड़ा विभाग, तो हमने ये बात आगे भी बढ़ा दी कि अब इसको लागू किया जाए। जब बात आई लागू करने की, जब पिछड़ों के हक की बात आई, तो भाजपा ने मना कर दिया। इस बात को लेकर हमारा गठबंधन उनसे टूट गया। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं यादव वाली बात, इसको भी मैं आता हूँ, उसको मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक बात को लेकर जब हम गए माननीय अखिलेश जी के पास कि जातीय जनगणना, क्योंकि हम लोगों की विचारधारा बात ये है कि जिसकी जितनी संख्याधारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब तक हमसे पता ही नहीं चलेगा कि हम 100 में से कितने पिछड़े हैं, कितने अगड़े हैं, कितने सामाजिक न्याय समिति की मैं बात कर रहा हूँ। यदि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मुझे लगता है कि घोषणा पत्र में भी सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं आई है।
और ये एक बड़ा मुद्दा था आप लोगों के लिए। और ऐसा नहीं है, उसमें बिल्कुल आपने सही बातें कही थी कि कुछ ही जाति विशेष के लोग उसका फायदा ले गए थे, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, कोई दो राय नहीं है इसमें। जैसे एससी में कुछ जाति के लोग ले गए आरक्षण का फायदा, वैसे ओबीसी में भी ले गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीजें अब आप रख पा रहे हैं। जब हम लोग इस बात को लेकर अखिलेश जी से मिले कि जातीय जनगणना हम चाह रहे हैं 6 महीने में कराई जाए, तो अखिलेश जी ने कहा हम तो 3 महीने में करेंगे। भाई आज देखिए 100 भर्ती अगर होती है तो उसमें अगर जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण आया, हमने सपोर्ट किया, हमने विरोध नहीं किया। उसी प्रकार हम ये चाहते थे कि पीयूष जी वो आप अलग बता रहे हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था इस पर, पीयूष जी इस पर शब्दों में मैं ये पूछना चाह रहा था कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट फाइनल हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसपे आपके दल ने भी उसको सहज स्वीकार किया है, क्या उसी रिपोर्ट को आप लागू करवाएंगे? वो मुझे लग रहा है घोषणा पत्र में नहीं बात आ रही है। मैं वही बात बता रहा हूँ सर, वो बात भाजपा के साथ थी। अब हमने क्या बात करी है कि जातीय जनगणना की बात करी है। अगर 100 में से हम 20 लोग हैं तो हम अगर 100 पोस्टिंग होती है कलेक्टर की, चपरासी की, बाबू की, लेखपाल की, तहसीलदार की, कानूनगो की, डीएम की, तो 100 में से 20 लोगों को हक मिलना चाहिए। आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए बाबा जी का, 5 साल में इन्होंने क्या किया। ठीक है दीपक जी भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। दीपक जी, पीयूष जी की बातों का जल्दी से जवाब दीजिएगा और साथ ही जो विपक्षी पार्टियां मुद्दों को उठा रही है उस पर भी अपनी बात रखिएगा। ठीक है पीयूष जी जल्दी से जवाब ले लेते हैं। जो भी भर्ती आएगी, जो भी हक होगा उनको मिलेगा। पीयूष जी ये तो अब आपका अलग मुद्दा हो गया, मैं तो केवल उसी पे चर्चा कर रहा हूँ, ज्यादा राजनीति का भी रिएक्शन ले लेते हैं। अमनदीप जी मैं यदि आप बता रहे तंबू उखड़ जाएगा, बिस्तरा बन जाएगा, तो ये तो जनता 10 मार्च को तय कर देगी कि किसका तंबू उखड़ेगा, किसका बिस्तरा बनेगा और कौन उत्तर प्रदेश से सफा होगा। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर न जाति और धर्म को देख करके 24 करोड़ में से 10.5 करोड़ लाभार्थियों मैंने योजना पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। न धर्म की, न जाति की, न तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ करके गरीब, दलित, शोषित, वंचित तक उसको गरीब को आवाज देने का काम किया है और उसको बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है। अरे मानी जी पहले सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। पीयूष जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। प्लीज अब दूसरे के बारे में इंटरप्ट मत कीजिए। पीयूष जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, फिर आप अपनी बात रखेंगे तो कोई दूसरा बीच में इंटरप्ट करेगा, ऐसे बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है दीपक जी जल्दी बात पूरी कीजिए। तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए बामदीप जी, देखना पड़ेगा आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही कि किसने पिछली बार क्या किया है, किसके करने से जनता को लाभ मिला है। गरीब, शोषित, वंचित माने गरीब के घर तक आवास पहुंचा है, उसके घर तक उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहुंचा है, उसको बिजली का कनेक्शन मिला है, उसको हेल्थ केयर से 5 लाख रुपए का इलाज मिला है। तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये बदलाव है, पीयूष जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ देख लीजिएगा। पीयूष बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी आगे। मनदीप जी मैं अपनी बात नहीं, ठीक है प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मजाक करवानी पड़ेगी, बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद दूंगी। दीपक जी बोलिए। अमनदीप जी जनता जान रही है 2 पहलू को देख करके कि किस तरफ उस जनता को जाना है कि किस तरीके से कर देता है, आतंकवादियों को हटाने रसीद देने का करता है, कौन सी योजना से जो काम है वो माफिया को संरक्षण देने का काम करता है। तरीके से 2017 से लेकिन दीपक जी किसानों को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर जनता परेशान है, दूसरी तरफ महंगाई को लेकर अब की बार बीजेपी सरकार, महंगाई को लेकर आप ही की पार्टी ने नारा दिया था ना, उसके बाद में महंगाई का ग्राफ अब कहां पहुंच गया है, उसको लेकर भी जवाब दीजिए जनता को। और साथ ही बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो रोजगार देने की आपने बात कही गई थी, क्या आपको लगता है जो मैनिफेस्टो में आंकड़े जारी किए गए थे उतनी नौकरी यूपी सरकार दे पाई है? देखिए अमनदीप जी, अगर हम रोजगारी की बात करते हैं, जिस तरीके से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस तरीके से बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बनकर के तैयार होने जा रहे हैं, जिस तरीके से उनका व्यापार बढ़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा, एक्सप्रेस वे, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कर लीजिए, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात कर लीजिए, चाहे मेरठ से दिल्ली। दीपक जी 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, ये आंकड़ा है, लेकिन जो आपने मैनिफेस्टो में जारी किया था वो इससे कहीं ज्यादा था।
देखिए मैं बता रहा 4.5 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया है, मगर 2 करोड़ लोगों को हमने स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। और वहीं आप जब मैं आपको बेरोजगारी दर की एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 2014 से पहले 18% बेरोजगारी दर हुआ करती थी, वही 2022 में आकर के 3% है। तो जिस तरीके से अब यहाँ पर आप गलत डेटा शेयर कर दीजिए। नहीं ठीक नहीं दीपक जी, 2016 में 17% थी, जिसके बाद में जब 2017 में सरकार बनी है, शपथ ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उस वक्त बेहद कम थी, 2%, 2.4% थी उस वक्त, जिसके बाद में अब ये बढ़कर 4.8% पहुंच गई है। आप लोग गलत डेटा शेयर करके इस तरह की वाहवाही लूटने की कोशिश मत कीजिए। और उसके बाद में देखिए, अगर बेरोजगारी दर की बात कर ली जाए तो सबसे हाईएस्ट जो आंकड़ा है वो 22% रहा है दीपक जी, 22% रहा है, वो भी उसी दौरान रहा जब बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। देखिए मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव खड़ा हुआ है। जहाँ मैंने देखा कि किस तरीके से बहनों ने अपनी 1-1 मिनट की वीडियो बना करके डाली कि हम आज 5 वर्षों में योगी और मोदी जी पर विश्वास जता करके सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो आज वो समाज के अंदर एक संदेश जा रहा है, तो उसी संदेश के साथ एक जनता जा रही है और जनता देख रही है कि खाई कहाँ है और ठहराव कहाँ है, कहाँ पर हमको योजना से जोड़ने का काम करने को रहा है, कहाँ किस तरीके से हमको योजना से लाभ जोड़ने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ में से 10.5 करोड़ लोगों को योजना से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। न जाति देख करके, न धर्म देख करके, हर वर्ग को योजना। लेकिन दीपक जी, बेरोजगारी दर तो 2% बढ़ गया है ना, उस पर भी तो बोलिए आप। अगर आप लोगों ने रोजगार दिया है तो परसेंटेज में इजाफा क्यों हुआ है? देखिए अमनदीप जी, जिस तरीके से आज बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनकर के खड़ा हो रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर के खड़ा रहता है, व्यापार की कनेक्टिंग बढ़ रही है, तो उस तरीके से उनका रोजगार भी बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके वो बनकर जब तैयार होगा उस वक्त रोजगार मिलेगा, उस वक्त का ग्राफ कुछ और होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो स्थिति पहले के मुकाबले बद से बदतर हुई है। अपने व्यापार को खड़ा कर रहा है, अपने क्षेत्र को खड़ा कर रहा है, किस तरीके से आज उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है युवाओं के अंदर। ठीक है अभिमन्यु जी, पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा दबंग एरिया उसे कहा जाता रहा है। महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा पूर्वांचल में अक्सर देखा गया है। ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेकर ही राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है। महिलाओं को हमने देखा कि टिकट में भी काफी ज्यादा इजाफा किया है। तो पूर्वांचल की महिलाओं से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को? देखिए एनसीआरबी का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में 60,000 मामले हैं जो कि देश में नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के। ठीक। और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो 46% पड़ गया। उसको कहीं से नीचे लाने की कोशिश तो करनी थी। वो प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में लड़कियों नर्सकियों के मुद्दे से उस शुरुआत की पहल की है और उसका अंडर करंट है। अभी जहां तक कैमरा नहीं पहुंच पा रहा है वहां भी हलचल है। ठीक। एक तरफ एक समाज है जो महिलाओं को, जो दलितों को, पिछड़ों को, किसान उन्हें चाहता नहीं हो मुख्य धारा में आए, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार इस प्रयास में रहती है कि दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम करती। ठीक। लेकिन अभिमन्यु जी, महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां महिला सुरक्षा को लेकर बोलती हुई नजर आती हैं। देखिए इससे पहले अगर 20 साल या 25 साल का भी आंकड़ा उठाकर देख लिया जाए तो महिला सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी जा रही है। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी बात तो कर रही है महिला सुरक्षा की, क्या कोई मास्टर प्लान भी इसको लेकर तैयार किया गया है कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा होगी, या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? देखिए सबसे पहला तो ये शुरुआत की है कि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उसमें 40% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। सभी सरकारी नौकरियों में 40% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पे भी, चाहे एनजीओ हो, चाहे ठेके वाली नौकरियां हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हो, उसमें मुख्य धारा में लाने का काम लगातार प्रयासों से किया जाएगा। चाहे महिला शिक्षा की बात हो, लड़कियों को इंटर कॉलेज तक और डिग्री कॉलेज तक स्कूटी और मोबाइल फोन देने तक का प्रावधान कांग्रेस, और स्कूटी देने तक का प्रावधान कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है।
कि वो अलग हट के काम करने जा रही है, मुख्य धारे में लाने के लिए उसका संकल्प बहुत मजबूत है। ठीक है कौशिक जी, आपका रुख करूंगी कि अगर पूर्वांचल की जनता की बात की जाए तो इस बार मिजाज समझना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि साइलेंट वोटर सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। हालांकि हमेशा ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता बेझिझक मुद्दों पर बोलती हुई नजर आती रही है, लेकिन इस बार जनता का रुख स्पष्ट किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा है, खास करके पूर्वांचल का। और पूर्वांचल की राजनीति तो पश्चिम यूपी से बेहद अलग भी रही है। तो ऐसे में पूर्वांचल की राजनीति का क्या कुछ विश्लेषण आप अभी तक कर पाए हैं? क्या कुछ कहता है आपका विश्लेषण? देखो अमनदीप, ये पहला चुनाव है। यदि कई चुनावों की समीक्षा करें तो मुझे लगता है ये पहला चुनाव ऐसा है जहां जिस दल की सरकार है, उस दल की सरकार है, उसके कुछ कामों से तो जनता बहुत खुश है और कुछ चीजों से बेहद दुखी है। तो जनता भी बड़ा असमंजस की स्थिति में है। यदि कानून व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार के पक्ष में वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन रोजगार की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को घेरने के लिए जो मुद्दा है वो काफ़ी है। दूसरी बात, पहली बार देखा है कि आपने आवारा पशुओं की बात उठी है, जो आज तक के चुनाव में कभी देखने को नहीं मिली कि आवारा पशु भी चर्चा का विषय बना हुआ है और कई मंचों से आवारा पशुओं के बारे में भी बात होती है, जो आज तक कोई चर्चा करने तैयार नहीं था। राशन, फ्री राशन की बात आज तक कभी किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की। यदि प्रधानमंत्री योगी जी भी कह रहे हैं तो अखिलेश जी को भी इस पर कहना पड़ा कि यदि आप मेरी सरकार आएगी तो मैं 5 साल तक फ्री राशन दूंगा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि जहां मुझे लगता है पुरानी पेंशन को लेकर के 2003 के बाद किसी भी प्रदेश के इलेक्शन में, या मुझे लगता है कि 2009 का भी इलेक्शन हुआ, 2014 का भी हुआ, 2019 का भी हुआ, मुझे लगता है पेंशन पर लेकर के कभी बात नहीं हुई। पहली बार पेंशन पर लेकर बात हुई और पेंशन के मुद्दे को लेकर के घोषणा पत्र में लाया गया और राजस्थान की सरकार ने, मुझे लगता है कि पेंशन की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से दोबारा चालू करने का निर्णय भी लिया है। तो ये ऐसी स्थिति है कि जहां लेकर के कुछ तो है जो चाहती है कि योगी जी लौटें, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं कि जहां आपने वायदे किए थे उन वायदों पर आप खरे नहीं उतरे हैं। बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं, जैसे मैं अभी केवल इसी क्षेत्र की बात करूं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे रमापत शास्त्री हो, चाहे चंद्रिका प्रसाद हो, चाहे सिद्धार्थनाथ नंदगोपाल नंदी, लगभग मुझे लगता है कि जहां 61 चुनाव हो रहा है, 61 में से लगभग 20 के आसपास ऐसे विधायक हैं जो दूसरी पार्टियों से अदला बदली हुई है। लगभग 41-48 के विधायक है जो दोबारा टिकट मिल गया, 13 विधायकों का टिकट काटा गया है। कई जगह तो ऐसा है कि जहां 2-2 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व और वर्तमान, इस तरीके की पोजीशन है। लेकिन जो मुद्दे हैं, अब जैसे कल मुझे दिखता है कि जब अखिलेश जी अयोध्या जाते हैं तो पहली बार, पहले से तो कभी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता गया नहीं अयोध्या, लेकिन पहली बार अखिलेश जी जाते हैं तो भीड़ ये बताती है, वहाँ का जनमानस का जो सैलाब उमड़ा, वो लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है। जहां रैलियों की बात हो रही है, लगता है कि ज्यादा लोग सुनने के लिए अखिलेश जी को आ रहे हैं, तो ये सत्ता परिवर्तन की ओर संकेत करता है। लेकिन जब आप गाँव में जाकर के महिलाओं से बात करोगे, जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनसे बात करोगे, तो वो लगता है कि नहीं, बाबा लौटने चाहिए। अब महिलाएं भी, आप देखिए, महिलाएं भी बिल्कुल घिरी हुई हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए महिलाओं के लिए तो योगी जी को पसंद करती हैं, और रसोई का जो बजट गड़बड़ा गया है, जो महंगाई आ गई है, वहाँ लगता है कि सरकार के खिलाफ है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत सा ऐसा वोटर है कि जो बटन दबाते दबाते भी बड़ा असमंजस की स्थिति में पहुंच रहा है कि आखिर में हम किसको वोट दें, किसको वोट नहीं। तो ये मुझे लगता है कि जो 10 मार्च को जो नतीजा आएगा वो थोड़ा सा चौंकाने वाला होगा। ठीक है, तो मिला जुला यहाँ पर समीकरण कह सकते हैं इसको, मिला जुला आकलन। अब देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ठीक है पीयूष जी, इससे पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, वो बात तो आप पूरी कीजिएगा। साथ ही ये भी बताइए कि पूर्वांचल में दबंगों का बोलबाला काफी ज्यादा रहा है। हालांकि अब बीजेपी के शासनकाल में हमने देखा कि काफी हद तक राहत मिली है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। तो ऐसे में सुभाषपा पर जनता क्यों भरोसा करेगी और वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर आपकी पार्टी पर जनता भरोसा जताने वाली है, उसका भी जरा जिक्र कीजिए। देखिए अमनदीप जी, अभी भाजपा के हमारे भाई बता रहे थे महिला सुरक्षा और क्या क्या कसीदे गढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था। ये हाथरस भूल गए, उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर भूल गए, ये क्या क्या करते गए और क्या भूल गए। इनके गृह मंत्री जी, मतलब हमारे देश के गृह मंत्री जी आके कहते हैं कि अब तो बेटियां रात को 12 बजे सोने से लद के भी मार्केट जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ इनकी आगरा की जो पूर्व मेयर और पूर्व राज्यपाल जो कैंडिडेट थी बेबी रानी मौर्य, वो कहती है कि 5 बजे के बाद
कोई महिला थाने में न जाए। तो ये क्या कहते हैं, महिलाओं के प्रति क्या करते हैं। हाथरस और उन्नाव में, एक हाथरस तो एक एग्जाम्पल ही था, सबने देखा महिलाओं के लिए क्या किया। सुनील भाई जी अभी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, तो कानून व्यवस्था तो इनकी ऐसी है कि मणिलाल पाटीदार IPS 25 लाख का इनामी, महोबा का कप्तान, वो फरार है। वहां तक बाबा जी का बुलडोजर जाने में उनके तेल सूख गए हैं। अगर आप बात करती हैं पूर्वांचल की माफियाओं की, अपराधियों की, तो मैंने बताया कि इनको जो है केवल जाति विशेष देखकर कार्रवाई करनी होती है। अब आप खुद देखिए कि कप्तान ऑफिस के सामने 25,000 का इनामी अपराधी क्रिकेट के खेल में है और 4 दिन की ब्याता ब्राह्मण खुशी दुबे जेल में है। मानता हूँ विकास दुबे अपराधी था, उसको एनकाउंटर हुआ, अच्छी बात है, लेकिन उस ब्याता ब्राह्मण की बेटी 4 दिन का ब्याता का क्या कसूर था कि उसको आज तक बेल नहीं मिला, जबकि इनके गृह मंत्री टेनी के लड़के को 3 महीने 2 महीने के बाद बेल मिल जाती है। तो ये सब बातें, इन सब बातों को लेकर भी हम लोग जनता के बीच जरूर जा रहे हैं और इन बातों को रख भी रहे हैं। तो आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुआ तो ब्राह्मण पे हुआ। NCRB की रिपोर्ट क्या आई है उसको भी आप उठा के पढ़ लीजिएगा। दलित और पिछड़ों पर ज्यादा अत्याचार हुआ। देखा होगा आपने, सबसे पहले जब योगी बाबा आए तो हरिशंकर तिवारी के घर पे छापा पड़ा, विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ा, ब्रजेश मिश्रा के यहाँ छापा पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सब ब्राह्मण थे। तो भारतीय जनता पार्टी से अब सरकार जो है, इनकी तो बहुत गाल बजाया इन्होंने, लेकिन जनता अब जान चुकी है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। ठीक है पीयूष जी, दीपक जी से जवाब ले लेते हैं। दीपक जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है पीयूष जी की सोच जो है वो जातिवाद में बांटने के लिए है उत्तर प्रदेश में, मगर भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ सभी जाति को नेतृत्व देने का, सभी को समान समझने का काम है। जहां तक की बात अभी महिला सुरक्षा की आप बता रहे थे, तो मेरे भी ध्यान में आ रहा है कि किस तरीके से जब 18 से 21 का कानून आने की बात हुई तो कहा जा रहा था कि साहब 18 वर्ष के बाद अगर शादी करेंगे तो लड़की आवारा हो जाएगी। ये कौन बोल रहा था? और किस तरीके से उस बहन में चुनाव प्रचार में जा रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से उस बहन के माने बुरके में बहन थी, उस बहन के पीठ पर हाथ मार करके उसको चप्पा चिपकाते। तो ये आप महिला सुरक्षा की बात बता रहे हैं? ये महिला सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं? महिला सुरक्षा का उदाहरण तो आज खुद बहनें अपनी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर देने का काम कर रही है। मुस्लिम बहनें भी अपनी वीडियो बना करके 1-1 मिनट का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर दे करके बता रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताकर अगर सुरक्षा देने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, विश्वास जताने का काम किया है तो आदरणीय योगी जी ने किया है। तो जिस तरीके से चाहे पूर्वांचल क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे मनदीप जी, तो जिस तरीके से पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर जो बदलाव सामने दिख रहा है और वहां किए गए लोगों के, जैसे उन दलित गरीब के लोगों की जमीनें हथियाने का काम किए जाते थे, आज वो लोग जेल में दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से उन्हें लूट झपेट करने वाले माफियाओं को आज वो जेल में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे माफियाओं को भी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा का बुलडोजर अगर किसी पर चला है तो माफियाओं पर चला है। तो जिस तरीके से आज इस माफिया राज को खत्म करने का काम किया पूर्वांचल की जनता निश्चित रूप से उस ठीक है दीपक जनता की। रामकरण जी आपका रुख करो, अब कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं, बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ और तमाम मुद्दों का आप इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि किन किन मुद्दों पर आपकी पार्टी इलेक्शन में पहुंचने वाली है और साथ ही आपके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो एक फाइनल कमेंट में चाहूंगी आपका 5वें चरण को लेकर। दिखता है, अरे भाई कांग्रेस के बात कर रहे थे, सबको बोलना पड़ेगा, जितने लोग बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा समय लिया है, मुझे तो वैसे भी वंचित कर दिया इन लोगों ने। नहीं सर, आपको भी मौका दिया है, बिल्कुल आप रखिए अपनी बात। कांग्रेस का अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता तो पूरे देश में रही कांग्रेस, प्रदेश में 2 सीटों में रह गई और कांग्रेस ने कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाया जिससे किसान, मजदूर और नौजवान को रोजगार मिलता। अब रही बात समाजवादी पार्टी की आई, ठीक, समाजवादी पार्टी ने भी कोई किसानों के प्रति या नौजवानों के प्रति न्याय नहीं किया। गुंडागर्दी बहुत थी, चुनाव में लूट मार रही, जिला पंचायत का अपहरण होता था। ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा में चीरहरण हुआ, सपा में भी होता था, बहुत बड़ी गुंडागर्दी होती थी। मैं खुद इसका शिकार हुआ था। बाई इलेक्शन, डिम्पल का जब बाई इलेक्शन हुआ था, मैं भी पर्चा भरने गया था, तो मैं भी इसका शिकार हुआ था। तो ये कोई समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही दूध के धुले नहीं है
आतंकवादी न कहें, इनको बड़े गुंडे कहें, ठीक है। इधर जैसे सुभाषपा की बात आई, ये कहते हैं हम भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी भागीदारी। ओम प्रकाश जी क्या भागीदारी दिलवाएंगे? ओम प्रकाश जी रामधनी बिंदु को भागीदारी दिल पाए, अनिल सिंह चौहान को दिलवा नहीं पाए, इसके साथ साथ प्रेमचंद प्रजापति को दिलवा नहीं पाए। ये सब भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था, अपना भाग गया सपा में। सपा में गुंडा राज था, पहले कहते थे चारों तरफ थानों में गुंडे बैठे हैं या 2 लोग, अब वो वहां चले गए तो वो गुंडे शरीफ हो गए हैं। भाजपा के लोग सपा में जाते हैं तो धुल जाते हैं, और सपा वाले जब भाजपा में आ गए टिकट लेने तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। आज देख लीजिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा में थे तो भाजपा ताली बजा रही थी, डंके पीट रही थी, और आज सपा में हो गए तो सपा वालों ने स्वीकार कर लिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छे। ऐसे दल बदलू नेता, ऐसी पार्टियों का बुरा हाल होगा देखना। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आने वाला है, पूरे पश्चिम पूर्वांचल में छाया हुआ है। अभी वो वैसे सामने इंकलाब किया, ये तो गर्द हो जाएंगे सपा वाले। सब जितना माइनॉरिटीज है, ओबीसी, जिनके ऊपर छल हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, ये नौकरी की बात नहीं करते, ये भागीदारी की बात नहीं करते, ये मुद्दों में भटकाते हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे सपा के लोग हों। ठीक है, ये लोग नहीं चाहते कि इनको न्याय मिले। नाई को, भुर्जी को, तेली को, तमोली को, रामकरण जी, फिर कितनी सीटों की उम्मीद है? बड़ाई को, सक्सेना को, माली को, दर्जी को, रामकरण जी, इन लोगों को में से कितने सीटों की उम्मीद है जी? कितने सीटों की उम्मीद है? फिर 61 सीटों पर होना है ना मतदान। हमारी सरकार बनेगी, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, मैं सच कहता हूं अमनदीप जी, मैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी। ये सब देखते रह जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे ये लोग, इनको भी पता नहीं जनता इधर आ गई है। इधर मछुआरों का वोट कलेक्ट हुआ है, मुसलमान हुआ है, मानी बाबू सिंह कुशवाहा की लहर है चारों तरफ। हम लोग बड़ी रैलियां करें, अपार जन समर्थन मिला है, देख तो लो आप चारों तरफ। इन्होंने किया क्या? इन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा है। इनके नेताओं का घर देखो। रामकरण जी, कौशिक जी पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर पार्टी आपकी जीतने वाली है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या है। वो तो अभी जमानत पे है, मुख्यमंत्री होंगे। कश्यप साहब वो तो अभी जमानत पे है। अरे भाई कोर्ट का होगा। मैं कह रहा हूँ 4.5 साल बाद आए हैं, वो जमानत पे है अभी तो बाहर। वो अगर कुशवाहा नहीं होते, वो अगर ब्राह्मण होते तो वो जमानत में क्या, वो जेल भी नहीं जाते। इस देश में हजारों ऐसे लोग हैं जिन लोगों को जेल में होना चाहिए, बाहर आनंद कर अपना भरोसा जताती है। ऐसे लोग हैं, लाखों लोग ऐसे पड़े हुए हैं, जीत का दावा कर रही है, दौलत है। ये और कुशवाहा सभी समाज का, अन्य पार्टियां हैं जो कि सत्ता जबरदस्ती उसमें जेल एक जैसे मुद्दों पर ही घेरती हुई नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का ठीक है रामकरण जी, 10 मार्च को स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब 12 घंटे ही शेष रह गए हैं, जिसके बाद में 5वें चरण का मतदान होगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और 10 मार्च को नतीजे आएंगे, स्थिति पूरी स्पष्ट होगी। फिलहाल डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।